हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। प्रजा भवन में प्रजा दरबार का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सैकड़ों अफराद ने अपने मसाइल पेश किए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज्योतिराव फूले अम्बेडकर प्रजा भवन में प्रजा दरबार शुरू किया। रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम बड़ी तादाद में चीफ मिनिस्टर के कैब ऑफिस सुबह के अव्वलीन सातों में पहुंच गए। ओहदेदारों ने उनके नाम दर्ज कर लिए और उन्हें प्रजा भवन में दाखिल होने की इजाजत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बराह रास्त और लोगों से दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं। आवाम अपने मसाइल चीफ मिनिस्टर को पेश कर रहे हैं और उनके मसाइल सुनने के बाद उनकी तहरीरी याददाश्त हासिल कर रहे हैं। केसीआर का कुल्हा तब्दील करना होगा, डॉक्टर्स ने कहा। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। केसीआर जुमेरात की रात एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस पर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कुल्हे में फ्रैक्चर हो गया था। इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि उनका कुल्हा तब्दील करना होगा। केसीआर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक केसीआर फिसलकर अपनी रिहायशगाह के बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक CT स्कैन समेत रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके बाएं कुल्हे में फ्रैक्चर है। कुल्हे की हालत के पेश नज़र अस्पताल का कहना है कि उनके बाएं कुल्हे की तब्दीली की जरूरत होगी और इस तरह के मामलात में सेहतयाब होने में 6 से 8 हफ्तों तक का वक्त लग सकता है। एक कसीरु शोबा टीम की तरफ से मुसलसल निगरानी की जा रही है। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम है। सदर BRS चंद्रशेखर राव के कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन कामयाब। साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव के कुल्हे की हड्डी की तब्दीली की कामयाब सर्जरी हुई। यशोदा के डॉक्टरों की टीम ने उनके कुल्हे की तब्दीली की सर्जरी 2 घंटों में मुकम्मल की। हॉस्पिटल के हेल्थ बुलेटिन में कहा कि सर्जरी के दौरान केसीआर की सेहत मुस्तहकम थी। सर्जरी के बाद इन्हें OPD से जनरल रूम में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि केसीआर को सेहतयाब होने में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। वाज़ेह है कि जुमेरात की आधी रात को चंद्रशेखर राव एरावली गाँव में वाक़ अपने फार्म हाउस में बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े थे, जिसके बाद घर वालों ने इन्हें हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा मुंतकिल किया था, जहां डॉक्टरों ने CT स्कैन करते हुए कुल्हे की हड्डी टूट जाने का इंकशाफ किया था। केसीआर के नाम नरेंद्र मोदी का पैगाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, ये सुनकर दुख हुआ कि तेलंगाना के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर जख्मी हुए हैं। मैं उनकी आजिलाना सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली के प्रोटेम स्पीकर। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी जो 6 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं, इनको तेलंगाना असेंबली का प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया गया है। वो हफ्ते को 9 मुंतखब MLAs को हलफ दिलाएंगे। तेलंगाना असेंबली का इजलास कल हफ्ते से शुरू होगा। ये इजलास 4 रोज तक जारी रहेगा। नए स्पीकर के इंतखाब तक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। सीनियरिटी के मुताबिक BRS सरबराह केसीआर को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया जाना था। वो 8 बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए, लेकिन वो फिसलकर गिरने से जख्मी हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें 8 हफ्ते आराम की जरूरत है। BRS से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, दानम नागेंदर और T श्रीनिवास यादव, MIM से अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस से उत्तम कुमार रेड्डी और T नागेश्वर राव सीनियर हैं। कांग्रेस के दोनों लीडरों ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। चुनाचे रेवंत हुकूमत का झुकाव अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ देखा गया। बताया जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की दरख्वास्त कबूल कर ली। अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों हलफ ना लेने बीजेपी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह का ऐलान। हैदराबाद के गोशा महल के बीजेपी MLA मलून राजा सिंह ने कहा कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जाता है तो उनके जरिए MLA के तौर पर हलफ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मलून राजा सिंह ने कहा कि वो तेलंगाना असेंबली में मुकम्मल स्पीकर के तकर्रुर के बाद ही हलफ लेंगे। राजा सिंह के 2018 के इंतखाबात जीतने के बाद भी उस वक्त मजलिस के प्रोटेम स्पीकर के जरिए ओहदे का हलफ नहीं लिया था। उस वक्त MIM के MLA मुमताज अहमद खान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरकान को हलफ दिलाया था। बाद अज़ा मुस्तकिल स्पीकर के तौर पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाब के बाद मलून राजा सिंह ने स्पीकर के चैम्बर में हलफ लिया था। साबिक वज़ीर आला केसीआर का नाम प्रजा भवन में कीचड़ से आलूदा, BRS का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और रिहायशगाह प्रजा भवन, जो पहले प्रगति भवन था, इसका चार्ज लेने के बाद जुमा 8 दिसंबर को आवाम के लिए इसके दरवाजे खोले जाने के बाद इफ्तिताई पत्थर पर लिखे साबिका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के नाम पर कीचड़ लगाया गया। BRS लीडर कृष्णिक के जरिए एक्स पर शेयर की गई वीडियो में एक नौजवान को केसीआर के नाम पर मिट्टी लगाते हुए देखा जा सकता है। कृष्णिक ने अपने पोस्ट में दावा किया कि ये शख्स कांग्रेस का लीडर है और पार्टी के रंगों वाला स्कार्फ पहने हुए है। शख्स की तस्वीर शेयर की है, जिससे लगता है कि यह कांग्रेस की रैली की तस्वीर है। कृष्णिक ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कीचड़ के साथ मोहतरम केसीआर के नाम को दागदार करने से तेलंगाना की तारीख से उनका नाम नहीं मिट सकता। अगर कांग्रेस हुकूमत ऐसा करने का इरादा रखती है तो फिर क्या मोहतरम केसीआर के दौर में बनाए गए हर कलेक्टर ऑफिस, हर कमिश्नरेट, हर स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरी को इसी सुलूक का सामना करना पड़ेगा?
वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी का शेड्यूल हुआ जारी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के सिलसिले में शेड्यूल जारी किया है। विकास राज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि वोटर लिस्ट पर तस्वीरी शनाख्ती कार्ड्स में नकाइस दूर करने, तस्वीर के मियार को बेहतर बनाने, नामुनासिब तस्वीर को बेहतर बनाने के काम 20 दिसंबर से आइंदा साल 5 जनवरी 2024 तक किए जा सकेंगे। वोटर लिस्ट के मुसव्वदे की इशात 6 जनवरी को होगी। दावे और एतराज़ात भी 6 जनवरी को दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 या इससे पहले 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। बरखी बहरान की साजिश रची गई, सीएमडी का इस्तीफा मंजूर ना किया जाए, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमे बरखी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने महकमे बरखी की मौजूदा सूरत हाल को पोशीदा रखने पर नाराजगी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में बरखी बहरान के लिए साजिश रची गई है। उन्होंने कल तक मुकम्मल तफसीलात पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि 85,000 करोड़ रुपए का महकमे बरखी पर खर्च है, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने महकमे बरखी के सीएमडी प्रभाकर राव का इस्तीफा मंजूर ना करने की हिदायत जारी की और कल इस सिलसिले में खुसूसी इजलास तलब करते हुए प्रभाकर राव को इस इजलास में तलब करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि बीआरएस हुकूमत के इख्तियार से बेदखल होने के बाद प्रभाकर राव अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए थे। तेलंगाना में खवातीन कहां तक और किन बसों में कर सकती हैं मुफ्त सफर, आइए देखते हैं तफसीलात। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से बसों में खवातीन के मुफ्त सफर के लिए रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए गए हैं। आरटीसी के एमडी सज्जनान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उम्र से खतून नजर लड़कियां, खवातीन और बुजुर्ग खवातीन सफर कर सकती हैं। इनके पास कोई भी एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जैसा कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टेट या सेंटर के शनाख्ती कार्ड में से कोई भी एक बताना काफी होगा और वो रियासत में कहीं भी सफर कर सकती हैं। सफर की कोई हद मुकर्रर नहीं है, साथ ही वो दिन में कितनी भी मरतबा बस में सफर कर सकती हैं। एमडी ने कहा कि मुस्तकबिल में हुजूम के पेश नज़र बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। खवातीन के लिए पहले वेलुगु एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम रहेगी। बहुत जल्द इस सिलसिले में 0 टिकट जारी किया जाएगा। तेलंगाना की बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की स्कीम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों कल दोपहर होगा इफ्तिताह। तेलंगाना आरटीसी की बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत की स्कीम महालक्ष्मी का हफ्ता 9 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दोपहर 1:30 बजे इहाते असेंबली में इफ्तिताह करेंगे। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनान ने मीडिया को बताया कि खवातीन मुफ्त में रियासत में कहीं भी सफर कर सकती हैं। खवातीन को अपने साथ आधार कार्ड या दीगर कोई भी शनाख्ती कार्ड रखना होगा जो मरकजी या रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा हो, ताकि ये सबूत देखा जा सके कि खातून का ताल्लुक तेलंगाना से है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर बसों में 0 टिकट जारी किया जाएगा। बहुत जल्द खवातीन को महालक्ष्मी स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में वज़रा के चैम्बर से उर्दू बोर्ड्स गायब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में उर्दू ज़बान का इसका जायज़ मुकाम दिलवाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम नागुज़िर हैं, क्योंकि रियासत तेलंगाना में इख्तियार की तब्दीली के साथ ही वज़रा के चैम्बर्स के बाहर लगाए गए बोर्ड से उर्दू गायब हो चुकी है, जबकि तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ हासिल है। दफातर मोतमदी में इख्तियार की तब्दीली के साथ ही ओहदेदारों ने वज़रा के चैम्बर्स के बाहर मौजूदा बोर्ड्स को तब्दील किया, लेकिन इन पर वज़रा के नाम और ओहदा उर्दू में तहरीर नहीं किया गया, जो कि उर्दू ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी के बराबर है। इसीलिए मजाज ओहदेदारों बिलखुसूस उर्दू ऑफिसर्स जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इन्हें फौरी तौर पर अपने आला ओहदेदारों को इस सिलसिले में मुतवज्जो करवाते हुए तमाम वज़रा के चैम्बर्स के अलावा सेक्रेटेरिएट में जहां कहीं उर्दू का इस्तेमाल मुमकिन हो सकता हो, उन मुकामात पर उर्दू बोर्ड्स आविज़ा करने के लिए इक़दाम किए जाएं, ताकि रियासत भर में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान के मौक़िफ़ पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। मारूफ अदाकार जूनियर महमूद का इंतकाल। कैंसर के मर्ज में मुब्तला मारूफ अदाकार जूनियर महमूद इंतकाल कर गए। 66 साल अदाकार ने कल रात तकरीबन 2 बजे अपने घर में आखिरी सांस ली। महमूद की मौत की तस्दीक उनके खानदानी दोस्त सलाम काजी ने की। दरअसल मारूफ अदाकार जूनियर महमूद कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और तवील अरसे से अलील थे। उनके पसमानदगान में अहलिया, 2 बच्चे, एक बहू और एक पोता है। नईम सैयद जूनियर महमूद के नाम से जाने जाते थे। जूनियर महमूद का नाम इन्हें महमूद अली ने दिया था। जूनियर महमूद गुज़िश्ता 2 महीने से अलील थे। जब उन्होंने वजन कम करना शुरू किया तो इसका टेस्ट किया गया। इस वक्त उन्हें कैंसर की तशख़ीस हुई थी। जूनियर महमूद ने 7 मुख्तलिफ ज़बानों में लगभग 265 फिल्मों में काम किया और 6 मराठी फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। कच्छ में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला, ज़मीन फिर लरज़ गई। गुजरात के कच्छ जिले में जुमे की सुबह 9 बजे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। घरों में हलचल महसूस होते ही लोग बाहर निकल आए। ज़लज़ले से किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.2 बताई जाती है। इसका मरकज़ रापर से 19 किलोमीटर दूर था। काबिल ज़िक्र है कि सौराष्ट्र के कच्छ इलाकों में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। कच्छ के साथ राजकोट में भी लोगों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए।
अब आप अस्पतालों और तालीमी इदारों में यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक की अदायगी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आवाम को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने अस्पतालों में इलाज और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए मकबूल अदायगी प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए वन टाइम पेमेंट की हद 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। इसका मकसद तिब और तालीम के शोबों में अदायगियों के लिए यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ाना है। जुमे को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की जायजा रिपोर्ट पेश करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए यूपीआई के जरिए अदायगी की मौजूदा हद को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मरकजी बैंक जल्द ही इस सिलसिले में अलहदा हिदायतें जारी करेगा। रिजर्व बैंक ने पहले रिटेल डायरेक्ट स्कीम यानी आरडीएस और आईपीओ यानी इब्तिदाई अवामी पेशकश के लिए दरख्वास्तों के लिए यूपीआई के तहत अदायगी की हद को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत इनफरादी सरमायाकारों को भी फरोख्तगी के बगैर सरकारी सिक्योरिटीज में सरमायाकारी करने की इजाजत है। काबिल जिक्र है कि कुछ जुमरों को छोड़कर यूपीआई के जरिए अदायगी करने की मौजूदा हद 1 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। जिन जुमरों को रिजर्व बैंक ने पहले ही ये छूट दी है इनमें कैपिटल मार्केट्स यानी असासा मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड की अदायगी, कर्ज की अदायगी, ईएमआई और इंश्योरेंस वगैरह शामिल हैं। इन मामलात में यूपीआई के जरिए अदायगी की हद 2 लाख रुपए है। डॉक्टर गुलाटी और कपिल शर्मा 6 साल बाद दोबारा एक साथ आए, एक साथ शो करेंगे। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के मद्दाहों के लिए एक खुशखबरी है। 6 साल के बाद कपिल और सुनील के दरमियान तमाम इख्तलाफात खत्म हो गए हैं और वो एक नए शो में एक साथ नजर आएंगे जो शायकीन को हंसाते हैं। बरसों के झगड़े के बाद सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक बार फिर एक साथ स्क्रीन पर आ रहे हैं। दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स नए शोज के साथ सामीन की तफरीह के लिए नेटफ्लिक्स पर आएंगे। हाल ही में इन दोनों अदाकारों को एक पार्टी में एक साथ देखा गया था। अर्चना पूरन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोनों की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों अदाकार एक दूसरे के साथ मजे करते नजर आ रहे हैं। मद्दाहों ने इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके अपनी खुशी का इजहार किया है। नाज़रीन, डॉक्टर मशहूर गुलाटी और कपिल शर्मा को एक बार फिर स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने अपने तबसरे के जरिए अपने तजस्सुस का इजहार किया। उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है और इसका प्रोमो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कपिल, सुनील और उनकी टीम तकरीबन 190 मुमालिक का दौरा करेगी। उन्होंने ये जानकारी एक वीडियो के जरिए दी है। वीडियो में सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के सामने एक शर्त रखी। सुनील ने कपिल को बताया कि वो हवाई जहाज से नहीं बल्कि सड़क से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। कपिल इससे मुत्तफिक हैं। वीडियो में राजू ठाकुर, किकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और अर्चना पूरन सिंह भी हैं। दरअसल हवाई जहाज के सफर के दौरान कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के दरमियान लड़ाई हुई थी। साल 2017 में इस लड़ाई के बाद सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा का शो छोड़ दिया। इस लड़ाई के बाद ये जोड़ी तकरीबन 6 साल बाद दोबारा एक साथ नजर आएगी। मद्दा इन्हें एक बार फिर एक साथ देखने के लिए बेचैन हैं। ताहम इनके आने वाले नए प्रोजेक्ट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। गजा में इस्राएली बमबारी, तीसरे महीने में दाखिल। पानी के लिए कतार में खड़े फलस्तीनियों पर दागे गए गोले। गजा की पट्टी में जंग अपने तीसरे महीने में दाखिल होने के बाद इसराइल ने आज जुमे की सुबह देरुल बलख के मशरक में शदीद बमबारी की है। इस बमबारी के नतीजे में बहुत से आम शहरियों की हलाकतें हुई हैं। शहरी वहशियाना बमबारी से बचने के लिए पनागाहों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसराइली फौज की तरफ से इन्हें खुले मुकामात में भी निशाना बनाया जा रहा है। आज भी कई जख्मी अफराद को शहीद उल अक्सा अस्पताल पहुंचाया गया। काबिज फौज ने नसीरात कैंप को भी इसी तरह की बमबारी का निशाना बनाया। गजा की पट्टी के सबसे बड़े शहरों में हमास और इस्राएली फौज के दरमियान कल जुमेरात को शदीद जंग जारी रही। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इसराइल और फलस्तीनी तहरीक हमास के दरमियान खूनरेजी लड़ाई अपने तीसरे महीने में दाखिल हो गई। हमास की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी के नतीजे में महसूर और तबाह होने वाले छोटे फलस्तीनी इलाके में मरने वालों की तादाद जुमेरात को बढ़कर 17,177 हो गई, जिनमें से तकरीबन 70% खवातीन और बच्चे हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम थीं। जंग जारी है। बमबारी और गोला बारूद की तेज रफ्तारी ने क़यामत बर्पा कर रखा है। हर तरफ लाशें हैं। चीख और पुकार और नीम जान जख्मियों से पूरा शहर मातम का माहौल पेश कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।